आज हम बिहारी काव्य की लोकप्रियता से संबंधित पहले व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं। बिहारी सतसई की लोकप्रियता के क्या कारण है अथवा बिहारी के काव्य की लोकप्रियता के क्या कारण रहे हैं, इस विषय पर समझने से पहले आप इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें कि बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल एक श्रेष्ठ रचना लिखी थी, बिहारी सतसई। और उसी केवल एक अकेली रचना के आधार पर बिहारी को रीतिकाल के अन्य सभी कवियों से श्रेष्ठ अथवा ठहराया जाता है अथवा उनकी ख्याति उन कवियों से अधिक पाई जाती है। उसका क्या कारण है, इस पर हम गंभीरता से आगे चर्चा करेंगे। इस तथ्य को समझ लें कि बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा जो उस समय रीतिकाल में एक परिपाटी सी बन गई थी। आचार्यत्व का प्रदर्शन, लक्षण ग्रंथों की परंपरा ना, इस संबंध में बिहारी ने किसी तरह का कोई ना तो लक्षण ग्रंथ लिखा और न उन्होंने कोई रीति की परिपाटी को निभाया था। उनकी जो रचना बिहारी सतसई है उसकी लोकप्रियता का कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि वह भाव, कल्पना, रस और शैली आदि जितने भी साहित्य के तत्व हैं उन सभी दृष्टियों से वह एक अद्भुत कृति है। एक आलोचक ने इस कृति के संबंध में बहुत सही बात कही है कि बिहारी सतसई एक ऐसी खांड की रोटी है जिसे आप किधर से भी तोड़िए सभी ओर से वह मीठी लगेगी। बिहारी रीतिकाल के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में इसी कारण से हैं एक लोकप्रिय कवि, या उनकी लोकप्रियता का जो रहस्य है वह बिहारी सतसई के कारण ही है। एक दोहे जैसे छोटे से आकार वाले छंद में बिहारी ने भाव, कल्पना और कला का जो कौशल दिखाया है उसी कारण उन्हें एक लोकप्रिय कवि सिद्ध किया गया है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता अथवा हम कहें कि बिहारी काव्य की लोकप्रियता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि बिहारी ने एकमात्र अपनी रचना सतसई लिखी थी, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बिहारी की लोकप्रियता केवल भावात्मक धरातल पर ही नहीं अपितु कलात्मक धरातल पर भी उनकी यह लोकप्रियता आंकी गई थी, जिसे लगभग सभी हिंदी के समीक्षकों ने उसकी प्रशंसा की थी। बिहारी ने हिंदी साहित्य को जो यह आलोकमान कविता रूपी रत्न भेंट किया था ना, उसकी छवि आज लगभग 500 वर्षों की लंबी अवधि को प्राप्त करके भी वह धुंधली पड़ती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने बिहारी के संबंध में बिल्कुल ठीक कहा कि बिहारी की कृति सतसई जो है वह रीति साहित्य की एक उज्ज्वल कड़ी है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि मुक्तक ग्रंथों जो पहले लिखे गए थे उनसे प्रेरणा लेकर बिहारी ने यह जो विविध रत्न मणिमाला तैयार की, जिसकी आभा के कारण हिंदी साहित्य में मुक्तक साहित्य भी जगमगाने लगा था। मिश्र जी के कहने का आशय यह है कि जो संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो सप्तशती की परंपरा चली थी हिंदी में, बिहारी ने उसको अपने बिहारी सतसई लिख करके उसको एक ऐसी दैदीप्यमान कृति उन्होंने प्रदान की थी। लगभग यही बात वियोगी हरि ने भी बिहारी सतसई के दोहों को लक्ष्य करके कहा था कि ये जो दोहे हैं ना, ये रत्न क्षीर सागर के रत्नों से भी कहीं अधिक अनोखे हैं। वास्तव में सतसई की लोकप्रियता का अनुमान तो हम इसी से लगा सकते हैं कि हिंदी के जितने भी समीक्षक हैं अथवा जो हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं, उन्होंने अधिकांश ने बिहारी की उस सतसई की प्रशंसा की और उस सतसई पर उन्होंने 50 टीकाएं ऐसी लिख दी है कि यदि हम रामचरितमानस को छोड़ दें तो शायद ही कोई हिंदी साहित्य में मेरे हिसाब से ऐसा ग्रंथ मिलेगा जिस पर इतनी ज़्यादा कोई टीकाएं लिखी गई हो। इसी कारण डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी यह कहा कि समस्त हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर किसी भी ग्रंथ को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी जितनी बिहारी सतसई को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। यदि हम
सबसे पहले तो कारण पर हम विचार करें तो सबसे पहले हम इस तथ्य को समझ लें कि बिहारी सतसई पर आखिर कौन कौन सी हमें टीकाएं मिलती है। शुरू से लेकर अगर हम देखें तो बिहारी एक ऐसे सिद्ध कवि के रूप में है जिनका काव्य उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी कवि की लोकप्रियता उसको अपने जीवन काल में ही है ना मिल जाए और उसको लोकप्रियता के शिखर को वह छू ले। बिहारी का जो काव्य है वह उस समय भी अमर, आज भी अमर और अजर है। अपने एकमात्र जो ग्रंथ है बिहारी सतसई, उसमें उन्होंने अन्य जितने भी रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं उस पर उन्होंने एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यदि मैं आपसे यह कहूँ कि इसमें गद्य पद्य दोनों में बिहारी सतसई की कौन कौन सी टीकाएं मिलती है तो संभवतः आपके पास में इस तरह की मैटर या इस तरह का उपलब्ध होना बड़ा कठिन होगा। आप जो व्याख्यान में मैं जो आपको टीकाएं बता रहा हूँ उसको आप विशेष रूप से अपने नोट्स में आप उसको लिख लेना। बिहारी सतसई पर गद्य और पद्य दोनों में टीकाएं मिलती है। मैं आपको संवत के आधार पर टीकाओं का विश्लेषण बता रहा हूँ, जो आपके बहुत ध्यान से सुनने की बात है और नोट करने की है। बिहारी सतसई की प्रथम जो गद्य पद्य टीका है वह संवत 1791 में कृष्णलाल ने लिखी, जो बिहारी के पुत्र थे, और उनकी टीका में सामान्य रूप से बिहारी के नायिका भेद का विश्लेषण अधिक मिलता है। बिहारी सतसई पर दूसरी टीका विजयगढ़ के मान कवि ने लिखी 1737 में। उन पर तीसरी टीका चंद्रिका नाम से है, जो शुभकरण और कमल नयन नामक कवियों के द्वारा लिखी गई थी। इस टीका में शास्त्रीय विवेचन अधिक मिलता है। यह टीका संवत 1794 ईस्वी में लिखी गई थी। संवत 1794 में ही सुरती मिश्र ने भी एक अमर चंद्रिका नामक टीका लिखी, जिसमें बिहारी के दोहों के अलंकारों का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया। संवत 1890 में एक कवि वे हैं ईसवी खां, जिन्होंने रामचंद्रिका नामक टीका सामने रखी, नायिका भेद से संबंधित कथन निर्देश किए। इसमें भी बिहारी सतसई का विश्लेषण मिलता है। संवत 1834 में हरिचरण दास और हरिप्रकाश जो हैं उन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी, जिसमें शब्दार्थ और अलंकारों का स्पष्टीकरण हमें मिलता है। इसके अलावा अन्य जो बहुत सी टीकाएं हैं, जिसमें मनीराम प्रताप की चंद्रिका तिलक, 1861 में ठाकुर कवि की बाबू देवकी नंदन, 1819 में लल्लू जी लाल ने लाल चंद्रिका टीका भी लिखी, वह भी बिहारी के सतसई से संबंधित थी। अन्य जो कवि हैं, जिसमें 1953 और 1954 तक के उदाहरण हमें मिलते हैं, जिसमें प्रभुदयाल पांडे और ज्वाला प्रसाद के विद्वानों का उल्लेख हम कर सकते हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई पर आधुनिक साहित्य से संबंधित उसको जोड़ते हुए उस पर टीका लिखी थी। अब यदि हम बिहारी सतसई की अन्य टीकाओं की चर्चा करें तो पद्य पद्य टीकाएं भी, ये तो जो टीकाएं हैं ना वो गद्य पद्य थी, पद्य पद्य टीकाएं भी बहुत सी मिलती है हमें, जिसमें बिहारी के दोहों पर कवित, सवैया, कुंडली आदि छंदों में जो टीकाएं लिखी गई है, उसमें मुस्लिम जो कवि हैं वह तक शामिल है, जिसमें पठान सुल्तान नवाब, जुल्फिकार, भारतेंदु बाबू और छोटू राम जी आदि ऐसे हैं जिन्होंने इस पर टीकाएं लिखी। अब यदि हम बिहारी साहित्य की चर्चा करें कि इतने समीक्षकों के द्वारा इस पर टीका लिखी गई, तो इस बिहारी सतसई की लोकप्रियता के आखिर कारण क्या हैं? उन कारणों पर हम यदि विचार करें तो ऐसे बहुत से कारण जो हैं, हम एक एक करके इसके लेंगे, जो बिहारी सतसई की लोकप्रियता के कारणों में उसकी जो सतसई की लोकप्रियता के कारण रहे हैं। बिहारी सतसई की जो ढेर सारी टीकाएं हैं और समालोचनाएं, वह भी अपने आप में उसकी लोकप्रियता को प्रकट करती है हमारे सामने।
बिहारी सतसई ने अपने रचना काल में उस समय में ही उन्होंने जनता की एक अभिरुचि पैदा कर दी कि दोहा में कितने विविध जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको समेटा जा सकता है। एक दोहे जैसे छंद को सरलतापूर्वक कंठस्थ करना भी बहुत आसान होता है। यही कारण है कि इस बिहारी के सतसई में नायिका का नक्शिक वर्णन के अलावा अलंकार, सौंदर्य, ज्योतिष, ज्ञान आदि जितने भी तरह के जो बहुज्ञता हो सकती है व्यक्ति के जीवन की, वह सारी की सारी समेटी जा सकती है और जिसका बिहारी ने विश्लेषण भी किया। डॉक्टर हरवंश लाल ने इसी कारण से बिहारी सतसई की लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि प्रभाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहारी का स्थान सर्वोच्च है। परवर्ती कवियों पर जितना उनका प्रभाव पड़ा है उतना किसी का नहीं पड़ा था। किसी भी ग्रंथ ने कवियों और टीकाकारों को इतना आकृष्ट नहीं किया जितना बिहारी सतसई ने किया था। यह बहुत विशेष बात है कि कोई भी ऐसा ग्रंथ है ना, मैंने पहले विश्लेषण किया कि रामचरितमानस को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता हिंदी साहित्य में जिसमें कवियों और टीकाकारों की रुचि जिस पर अपनी समीक्षा या आलोचना करने की पड़ी हो, वह तो केवल बिहारी सतसई ही मानी जा सकती है। बिहारी की जो लोकप्रियता है उसके यदि हम कारणों पर चर्चा करें तो एक एक बिंदु को हम इसमें समेटने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः बिहारी सतसई की लोकप्रियता के कारणों में उसका भावात्मक और कलात्मक दोनों तथ्यों का विश्लेषण हमारे लिए आवश्यक होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों में जो पहला कारण है वह है बिहारी की बहुज्ञता। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का प्रथम उल्लेखनीय कारण उनकी बहुज्ञता ही मानी जा सकती है। बिहारी ने अपने काव्य में सर्वांगीण विद्वता का प्रदर्शन किया और अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने विविध व्यापक ज्ञान को जनता के सामने प्रस्तुत किया और परिणाम यह हुआ कि उनके काव्य में नीति, भक्ति और श्रृंगार, दर्शन, इतिहास, पुराण, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, भूगोल आदि जितने भी विषय हो सकते हैं सभी की सामान्य बातें सहज रूप में हमें मिल जाती है। और उनका काव्य श्रृंगार, भक्ति और नीति की तो त्रिवेणी ही माना जाता है। मैंने जितने भी आपको पहले विषय बताए हैं लगभग सभी विषयों पर बिहारी के दोहे बिहारी सतसई में मिल जाते हैं। और इसी कारण से लोकनाथ द्विवेदी ने बिहारी के संबंध में ठीक कहा कि बिहारी सतसई में सागर लहराता है, मनुष्य के मन सागर की भावना, तरंगों के सहज सुकुमार सजीव चित्र खींचने में बिहारी लाल जी की प्रतिभा अप्रतिम है। मनुष्य जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्राकृतिक तारतम्य का साम्य मिलाकर अर्थ गांभीर्य पूर्वक और भावानुगामिनी सरस भाषा में मंजुल भावों की सजीव कल्पना मूर्तियों को संगीत बदकर मधुर काव्य कला के क्षेत्र में उपस्थित करने में बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि हैं। इस सिद्ध सार समन्वित महाकवि ने मात्र 719 दोहे लिखे थे, किंतु अपने प्रगाढ़ पांडित्य और व्यापक ज्ञान तथा सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल पर अपनी काव्य कुशलता का परिचय उन्होंने बिहारी सतसई में दिया था। सभी रस, नवरस जो है हमारे श्रृंगार, हास्य, करुण आदि सभी रसों का विवेचन है, तो दूसरी तरफ 33 जो संचारी भाव है उनका विश्लेषण, सभी स्थायी भावों का संपूर्ण कायिक, मानसिक, सात्विक अनुभव और नायक नायिका भेद, हाव भाव, सखी, दूती, संयोग, विरह, वेदना, मान, हास, परिहास, नक्सिक, छह ऋतु, भक्ति, धर्म, नीति, सामान्य, राजनीति, अन्योक्ति, संपूर्ण अर्थोलंकार, ध्वनि, व्यंग्य आदि के साथ साथ संसार के जितने भी अनुभव हैं, है ना, स्त्री पुरुष के जो आपसी संबंध हैं, जो विशाल अनुभव है जो मनुष्य जीवन का, उसके सैकड़ों जो अनुभूत सत्य हैं वह बिहारी के दोहों में हमें मिल जाते हैं। सतसई में काव्यांगों के भी ऐसे विशद उदाहरण भरे पड़े हैं जिनकी जोड़ के उत्कृष्ट और साफ उदाहरण हमें अन्य श्रेष्ठ रीति ग्रंथों को यदि हम देखें तो वहाँ भी हमें बहुत कम ढूंढने पर मिलेंगे। मैंने आपको विश्लेषण किया काव्यांगों का
इस तथ्य को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। वो भी बिहारी के दोहों में मिलते हैं। तो बिहारी के बहुज्ञता जो बिहारी की है वही उनकी लोकप्रियता का सबसे पहला और प्रमुख कारण माना जा सकता है। अब यदि हम उनके दूसरे कारण पर चर्चा करें तो वह है बिहारी के सतसई में रस, ध्वनि और अलंकार का एक सामंजस्य देखने को मिलता है। सामान्यतः हम रस, अलंकार और ध्वनि तीनों ही को ही महत्वपूर्ण मानते हैं काव्य के दृष्टिकोण से, और तीनों को ही अलग अलग समीक्षकों ने काव्य की आत्मा के रूप में उसको स्वीकार किया। अब यदि हम बिहारी सतसई की बात करें तो रसवादियों ने बिहारी सतसई को रस ग्रंथ माना, अलंकारवादियों ने इसको अलंकार ग्रंथ, तो ध्वनि के समर्थकों ने इसको ध्वनि का अभिप्रेत बताने वाले इसको काव्यात्मा के रूप में इसको स्थान दिया। अब ऐसी स्थिति में शायद हिंदी का यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ माना जा सकता है जिसको सभी विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समीक्षा कर करके यह बताया कि यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में अलंकार की आत्मा है, इस ग्रंथ में है ना रस की आत्मा है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि ध्वनि की आत्मा मिलती है। यह है उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण हम मान सकते हैं। यदि हम बिहारी के दोहों की हम चर्चा करें, उनके ध्वन्यात्मक, व्यंजनात्मक, अभिव्यक्त भावों का विश्लेषण करें, तो एक दोहे का उदाहरण देकर मैं आपको इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यह वर्णन एक ध्वन्यात्मकता, व्यंजनात्मकता के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि बिहारी ने अपने काव्य में जो भी विरोधाभास है मनुष्य के जीवन का, उसका भी इतना उचित ढंग से समावेश किया कि वह वर्णन स्वाभाविक सा में जान पड़ा। अब यदि हम बिहारी काव्य के मूल अर्थ या उसके मूल तथ्य को देखें तो वह है बिहारी काव्य की श्रृंगार रस की के कारण से लोकप्रियता का। इसको हम अगले व्याख्यान में हम इसको शामिल करेंगे कि श्रृंगार रस के कारण से बिहारी सतसई की जो लोकप्रियता है वह क्यों है।